हाय ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा सलाम, सबको मेरा प्रणाम। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 का ये है पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग का मैराथन नंबर 2। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। आप सभी मुझे देख रहे हैं एकाग्रता के यूट्यूब चैनल पे। और वो सभी बच्चे जो नए हैं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस मार्क कर लेना। करेक्ट। सो सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 की एग्जामिनेशन बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, लेकिन उससे भी तेजी से हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कल का हमारा सेशन हुआ बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही अमेजिंग। बाहुबली टीम जो है, एकाग्रता की बाहुबली टीम, अंशुल सर की बाहुबली टीम, आपके ताश की बाहुबली टीम, ये बाहुबली टीम यहां पर आप लोगों को मैराथन्स प्रोवाइड कर रही है एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल के थ्रू। ये टाइम टेबल आपको मेरे कल के सेशन में मिल जाएगा। आज का जो हमारा मैराथन है वो है डे नंबर 2। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। वो सभी लोग जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म का, एकाग्रता एजुसर प्राइवेट लिमिटेड का मैं फाउंडर हूँ, डायरेक्टर हूँ, और आई एम द फॉर्मर डायरेक्टर एंड नंबर 1 एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी. Besides being a chartered accountant and a teacher, I'm a lifestyle blogger. So don't forget to subscribe to my YouTube channel, Anshul Agrawal. I'm a Josh Talk speaker and a motivator. I teach CA Foundation Accounting, Intermediate Advanced Accounting and Cost and Management Accounting. मेरी जिंदगी में मैं ये 3 सक्सेस मंत्रास पे बिलीव करता हूँ: पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। और इस पे बिलीव कर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग मेरा ये मैराथन का सीरीज देख रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 का पहला सेशन कल हो चुका है। 7 अक्टूबर को मैराथन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है ऑन द टॉपिक प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इट वाज एन अमेजिंग 1 आवर 45 मिनट सेशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आज का भी सेशन उतना ही आप एंजॉय करेंगे। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू इज कि आप लोगों को ये सेशंस के बाद क्या करना चाहिए, ये टॉपिक के जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपने सेलेक्ट करके रखे हैं व्हेन यू हैव अंडरटेकन क्लासेस ऑफ ऑल दीज रिस्पेक्टिव टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स, तो आपको वो क्वेश्चंस को कंप्लीट करना चाहिए। मतलब यू मस्ट कंप्लीट दिस टॉपिक बिफोर यू अटेंड द नेक्स्ट सेशन। आज हम 3 छोटे छोटे टॉपिक्स करने वाले हैं: अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। Apart from this, I also teach cost and management accounting because as I always say, C for costing and C for common sense, and common sense is uncommon in everyone. So costing के भी 2 सेशंस हो चुके हैं। मटेरियल कॉस्ट हम कर चुके हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट हम कर चुके हैं। मेरा टाइम टेबल बहुत सिंपल है। एवरी थर्सडे फ्राइडे 7 PM कॉस्ट अकाउंटिंग, सैटरडे संडे 7 PM ग्रुप 1 अकाउंटिंग। दैट्स ऑल। एडवांस्ड अकाउंटिंग के मैं सेशंस नहीं ले रहा हूं क्योंकि नवंबर 23 के अंदर एज सच एडवांस्ड अकाउंटिंग ये पेपर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बट फिर भी अगर आप मेरे सेशंस देखना चाहते हैं तो सिंपली यूट्यूब सर्च बार में जाकर टाइप कर सकते हैं अंशुल अग्रवाल एडवांस्ड अकाउंटिंग सेशंस और आपको मेरे मैराथन्स मिल जाएंगे। किसी और चैनल पे सही, बट कंटेंट आपको मिल जाएगा। करेक्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज पे बात की थी, जस्ट मैं उसको टचअप कर रहा हूं। नवंबर 23 की एग्जाम ओल्ड सिलेबस से हो रही है और कुछ भी कर आपको ये क्रैक करना ही करना है, क्योंकि अगर आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए तो आपको May 24 न्यू सिलेबस से देना पड़ेगा। और न्यू सिलेबस के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस हैं। स्पेशली अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, जिसको नए सिलेबस में नाम दिया है एडवांस्ड अकाउंटिंग, तो ट्रमेंडस चेंजेस हैं। चेंजेस सिर्फ आपके पास पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए ये स्लाइड लेकर आया हूं मैं। तो नए सिलेबस में जो आपका कंटेंट है वो इस तरह है: यू हैव टू स्टडी 7 टॉपिक्स along with the accounting standards, and accounting standard means all the accounting standards. 7 topics are cash flow, amalgamation, internal reconstruction, buyback, financial statements of company, branch accounting, consolidated financial statements, and this is the list of all the accounting standards that you have to cover. Now my dear friends, if you feel after giving exam, if you feel that yes, you will not get through the examination, I suggest don't waste another second and start preparing. बिकॉज अगर आप रिजल्ट तक वेट करेंगे तो आप काफी समय लूज कर जाएंगे और रिजल्ट के बाद सिर्फ 90 डेज आपके लिए बचेंगे। करेक्ट। जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं अभी नवंबर 23 में और बाद में ग्रुप 2 देना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए हमारी एकाग्रता के टीम की लाइव बैच आने वाली है एकाग्रता के ऐप पे 15 दिसंबर से 10 मार्च तक। सही सुना आपने, 15 दिसंबर से 10 मार्च तक ग्रुप 2 की लाइव बैच होगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सी अभिषेक बंसल सर पढ़ाएंगे ऑडिटिंग एंड एथिक्स, एंड दर्शन जय सर पढ़ाएंगे एफएम एंड एसएम, एंड दिस विल बी द बैच अंडर द न्यू सिलेबस। पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव भी ले सकते हैं, लाइव भी आप परचेज कर सकते हैं। लाइव के अंदर आपको अनलिमिटेड वॉच टाइम मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, हार्ड कॉपी नोट्स ले सकते हैं, आपके पास चॉइस है। आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाहें तो सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं, G2 का कॉम्बो लेना चाहे आप ले सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ये क्लासेस होगी हमारे ऐप पे, जो कि एंड्रॉइड पे भी है, iOS पे भी है, और वेब वर्जन भी उसका अवेलेबल है फॉर द लैपटॉप एंड डेस्कटॉप यूजर्स।
पूरी चेकलिस्ट आपके सामने है, काफी सारे टॉपिक जो ग्रीन टिक मार्क टॉपिक है वो सारे टॉपिक्स मैं ये मैराथन सीरीज में कवर करवाने वाला हूं। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 अंशुल अग्रवाल के नाम से। तो मेरे कॉस्टिंग के और अकाउंट के दोनों के वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ये नोट्स आपको गूगल ड्राइव के थ्रू मिल जाएगी। गूगल ड्राइव की लिंक इसके कमेंट सेक्शन में पिन की गई है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। 3 चैप्टर्स हमको अभी यहाँ कवर करने हैं। रजिस्टर्स आपके ओपन हो जाने चाहिए और पानी का ग्लास में भर के कर लेता हूं आज के सेशन की शुरुआत। फटाफट तैयार हो जाओ। 3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक्चुअली कंपनीज एक्ट के छोटे छोटे प्रोविजंस है जिसको हमें देखना है, पढ़ना है, समझना और आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू। छोटा सा सेक्शन है सेक्शन 63, 3 सब सेक्शन का छोटा सा सेक्शन, उसके ऊपर बेस्ड है ये टॉपिक। और ये तीनों टॉपिक्स कर लेने के बाद हम लोग करेंगे ये मेगा क्वेश्चन। तो अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस देखते हैं तो दिसंबर 21 की एग्जामिनेशन में, हाँ जी दोस्तों, दिसंबर 21 की एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था 20 मार्क का, और वो क्वेश्चन पे 3 टॉपिक्स कंबाइन थे जो आज के मैराथन में हम लोग करने वाले हैं। अकाउंटिंग ऑफ बोनस इशू, अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एक और कमाल की बात मैं आप लोगों को ये बता दूं नवंबर 23 वालों को कि ये तीनों टॉपिक्स जो हैं अब ये नए सिलेबस से हटा दिए गए। तो अगर आपने अभी ये नए सिलेबस का कंटेंट देखा होगा तो ये तीनों टॉपिक्स यहाँ नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने ये तीनों टॉपिक्स को शिफ्ट कर दिया है, मूव कर दिया है सीए फाउंडेशन लेवल पे। सो दीज टॉपिक्स आर नो मोर इन इंटरमीडिएट सिलेबस नाउ। तो वो बच्चे जो सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस के हैं, मई 24, नवंबर 24 एंड सो ऑन, उनको मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आपको आज का ये सेशन देखना चाहिए, बिकॉज ये टॉपिक्स आप लोग कभी नहीं पढ़ेंगे। बट ट्रस्ट मी, बिलीव मी, इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस या एडजस्टमेंट्स आपके सिलेबस में है। तो सीए इंटरमीडिएट मई 24 न्यू सिलेबस की जो मेरी एडवांस्ड अकाउंटिंग की बैच चल रही है, उस बैच के अंदर हमने एक क्वेश्चन किया था बायबैक ऑफ शेयर्स का। बायबैक ऑफ शेयर्स के अंदर, अमालगमेशन के अंदर ऐसे एडजस्टमेंट्स आए हैं जहां पे कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है और उन बच्चों को उन एडजस्ट के बारे में कुछ पता नहीं होगा। वैसे मैंने ऑब्वियसली क्लास के अंदर रेलेवेंट डिस्कशन किया था, बट स्टिल आई स्ट्रांगली एडवाइज कि आपको ये देखना चाहिए। Accounting of bonus issue, this topic is a very small topic and still you see institute has given adequate weightage in almost every examination, and as I said ये 20 मार्क का क्वेश्चन आज का हमारा टारगेट है जो हमें यहां से सॉल्व करके उठना है। मतलब आज का मैराथन खत्म कैसे होगा, ये 20 मार्क के क्वेश्चन से खत्म होगा। आगाज हो चुका है क्योंकि तास है तो आस है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 63 बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब होता है दोस्तों शेयर्स गिवन बाय कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। आपले म्हणणे थोडक्यात सांगा, बहुत ही क्रिस्प और ब्रीफ रखूंगा मैं अपना डिस्कशन। कंपनी जो है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ अपनी वेल्थ शेयर करती है, अपनी वैल्यू शेयर करती है। अब कंपनी सेक्शन 123 और 124 के अंतर्गत शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर और पे तो करता ही है, लेकिन जब कंपनी डिविडेंड पे करता है तो देयर इज अ कैश आउटले, तो वो कंपनी की लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है। वेल रियली स्पीकिंग सेक्शन 63 सब सेक्शन 3 कहता है कि बोनस शेयर्स कैन नॉट बी गिवन इन लिeu ऑफ डिविडेंड। तो अब हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इवन दो उससे कंपनी को बेनिफिट होता है क्योंकि बोनस शेयर देकर कंपनी शेयर होल्डर को खुश भी कर देती है और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी नहीं होता है। लेकिन 63(3) साफ साफ कहता है कि कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर इन लिeu ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड देना है बोले तो देना ही है, लेकिन बोनस शेयर आप उसके अलावा एक्स्ट्रा दे सकते हो। बोनस शेयर्स एज आई सेड आर द शेयर्स गिवन बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सॉरी फॉर माय बैड थ्रोट, बीच बीच में आवाज फट रही है, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है, बट देयर इज नो चॉइस, पढ़ाना है बोले तो पढ़ाना है, ठीक है। राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है बेटा जी? राइट शेयर्स का मतलब होता है अधिकार वाले शेयर्स। इसका मतलब क्या, जब भी कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफरिंग या सब्सिक्वेंट पब्लिक ऑफरिंग एसपीओ या एफपीओ करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब कंपनी जब पहली बार शेयर्स लेके आता है, एफपीओ या एसपीओ मतलब कंपनी जब सब्सिक्वेंटली शेयर्स लेके आता है। सो व्हेनेवर कंपनी गो फॉर एफपीओ और एसपीओ, ध्यान से सुनिएगा, तो कंपनी जब शेयर्स मार्केट में सब्सक्रिप्शन के लिए निकालती है तो सबसे पहले कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करना पड़ता है, बिकॉज वो उनका अधिकार है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो द शेयर्स आर ऑफर्ड बाय द कंपनी for cash consideration to its existing shareholders at a concessional price, they are known as right shares। ये जो right shares होते हैं ये अधिकार है existing shareholder का, अगर उनकी इच्छा है, अगर उनके पास पैसा है तो वो ये अधिकार को एक्सरसाइज करेंगे। they can exercise the right, in order to exercise the right they need to pay money to the company, the price at which they can exercise the share rights are known as exercise price। if they don't want to exercise the right they can either transfer or sell or renounce the right। when they transfer or sell or renounce the right they can sell it for consideration, जो उनको पैसा मिलता है, which will be credited to P&L account subject to an exception। now
अगर वो चाहे तो ना वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना वो रिनाउंस कर सकते हैं, वो अपने अधिकार को लैप्स भी कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग ऑफ बोनस इशू, राइट इशू, दोनों में प्रिंसिपल डिफरेंस ये है कि बोनस में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई कंसिडरेशन नहीं होता, राइट में कंसिडरेशन होता है। सेक्शन 63 जो बोनस शेयर्स का है, क्या देखते हैं, सेक्शन 63 के 3 सबसेक्शन है दोस्तों, समझ लेना। पहला जो सबसेक्शन है वो आपको बताता है रिसोर्सेज के बारे में कि अगर कंपनी को बोनस इशू करना है तो उसके लिए कंपनी पैसा कहां से लेके आएगी। सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 आपको बताता है कंडीशंस के बारे में कि अगर कंपनी को बोनस इशू करना है तो कंपनी को उसके लिए क्या क्या कंडीशंस फॉलो करने होंगे। और सेक्शन 63 सबसेक्शन 3 आपसे बात करती है प्रोहिबिशन के बारे में कि बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। नाउ 63 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, द कंपनी कैन इशू बोनस शेयर। देखो सीधी बात है, कंपनी को अगर शेयर होल्डर को खुश रखना है तो या तो डिविडेंड देना होगा या बोनस शेयर देना होगा, या तो वाली बात नहीं है, क्योंकि 63(3) है। डिविडेंड अगर देते हैं तो कैश आउटफ्लो होता है, बोनस अगर देते हैं तो कैश आउटफ्लो नहीं होता है, बट सर्टेनली कंपनी अपने रिजर्व्स को यूज करता है। तो इशू ऑफ बोनस शेयर इज टेक्निकली नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप अपने रिजर्व्स और सरप्लस को कन्वर्ट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो इफ यू सिंपली लुक एट योर विजुअलाइज योर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आंखें बंद करना भाई, सभी जने आंखें बंद करो, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज अपनी वाली को इमेजिन नहीं करने का, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को इमेजिन करो। लायबिलिटी साइड में ऊपर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके नीचे लिखा हुआ है पीएनएल अकाउंट। तो अब होगा क्या, जब आप बोनस शेयर इशू करोगे तो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस कम होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में बैलेंस ऐड हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर एक जनरल एंट्री आपकी यहाँ जो बन गई वो बन गई है पीएनएल अकाउंट डेबिट या रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम अकाउंट आ जाएगा। मेमोरेंडम अकाउंट का नाम होगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। मतलब दो सिंपल जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, और इक्विटी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर मेमोरेंडम अकाउंट है, टेम्परेरी अकाउंट है, जो ये दोनों एंट्रीज के कंबाइन इफेक्ट के बाद क्लोज हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहां पे आपके प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ सवाल यह है कि कंपनी को अगर बोनस शेयर्स देना है तो उसके लिए कंपनी कौन से रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकती है। सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 कहता है द कंपनी कैन अनाउंस बोनस शेयर्स आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। कल का हमारा हुआ था मैराथन नंबर 1, जिसमें देखा था हमने टॉपिक प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, जिसके अंदर हमने बात की थी रिजर्व्स की। रिजर्व्स का मतलब होता है क्या, बचाया हुआ प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स कमाया और उसको बचा के रखा, उसको कहते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है कैपिटल रिजर्व, दूसरा होता है रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व्स are those reserves which are created out of capital receipts। capital receipts मतलब जो कभी कभी होता है, जिसके ऊपर हमने देखा था अरिजीत सिंह का बहुत ही फेमस गाना, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी बस तुम ही हो, चैन भी, मौत भी, नींद भी, चैन भी, हाजमा, डायबिटीज, एसिडिटी, सब तुम ही हो, ठीक है। दूसरा हमने देखा था रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स आर दोज रिजर्व व्हिच आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है दोज रिसीट्स व्हिच हैपन ऑन द डे टू डे बिजनेस व्हिच आर फ्रीक्वेंट, व्हिच आर रिकरिंग, मतलब सेल ऑफ गुड्स या ऐसी कोई भी चीजें जिसको बार बार रिसीट्स होती है, जिससे जो रिजर्व क्रिएट होता है उसको कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व। उसके ऊपर हमने देखा था एक बहुत ही फेमस गाना, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 ओले, ये सब हमने देखा था। अब यहां पर डिफरेंस ये है कि कैपिटल रिसीट जो होती है उसके होते हैं रेस्ट्रिक्टेड यूजेस, लिमिटेड यूजेस। रेवेन्यू रिजर्व जो होता है उसके अनलिमिटेड यूजेस। रेवेन्यू रिजर्व किसी भी चीज के लिए यूज किया जाता है। रेवेन्यू रिजर्व इज फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, फ्री रिजर्व आर दो रिजर्व व्हिच आर अनलेस अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। आराम से, फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर अनलेस अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कैपिटल रिजर्व से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। 63(1) कहता है कि कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व। दूसरा, आउट ऑफ द बैलेंस एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ द बैलेंस एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां पे मैं आपको कनेक्ट करना चाहूंगा सेक्शन 52 के साथ, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 52, जो कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो 5 चीजों के लिए यूज किया जाता है। वो जो 5 चीजें हैं उसमें से एक चीज जो है, वन ऑफ द थिंग आउट ऑफ दोस 5 थिंग इज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद द बैलेंस इन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, सेक्शन 55। हाँ जी दोस्तों, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो बात करता है सीआरआर के बारे में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू सीआरआर। तो जब भी कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करती है, जो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 55, तो अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करती है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट किसको बिलोंग करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं। तो अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा यूज करते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के लिए, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, तो जितने के इक्विटी शेयर्स आपने रिडीम किए हैं उसका फेस वैल्यू का जो अमाउंट होता है वो आपको ट्रांसफर करना होता है एक सेपरेट अकाउंट में, जिसका नाम है सीआरआर अकाउंट। आपकी जानकारी के लिए सेक्शन 55 आज हम पढ़ने वाले हैं।
सेक्शन 55 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 55 कहता है कि द बैलेंस इन सीआरआर अकाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब 55 के अंदर सीआरआर का जो भी बैलेंस है उसका और कोई यूज नहीं हो सकता। तो अगर क्रोनोलॉजिकली अगर मैं देखूं तो फ्री रिजर्व्स के अनलिमिटेड यूजेज है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 5 यूजेज है, सीआरआर का सिर्फ 1 यूजेज है। तो हैवन गिवन द चॉइस whenever company issue the bonus shares, आइडियली लॉजिकली कंपनी को सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूज करना चाहिए, सीआरआर यूज करना चाहिए, उसके बाद कौन सा रिजर्व यूज करना चाहिए, एसपी यूज करना चाहिए, उसके बाद कहां पे जाना चाहिए, एफआर के पास जाना चाहिए। लेकिन इसका है एक प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। नाउ यहां पर बात हो रही है कैपिटल रिजर्व्स की। कैपिटल रिजर्व्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिजर्व को भी बोनस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कौन सा कैपिटल रिजर्व आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज दैट रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड व्हेन योर एसेट्स आर अपवर्ड वैल्यूड, व्हेन योर एसेट्स गेट्स अप्रिशिएटेड। सो कुल मिलाकर सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व वो यूज हो सकता है व्हिच इज रियलाइज्ड इन कैश। सो आपने जो कैपिटल रिजर्व कैश में रियलाइज किया है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। सर इसका एग्जांपल दे दीजिए। बिल्कुल एग्जांपल ले लिया, आपने एक लैंड खरीदी थी 80 लाख की, बेच दिया उसको 1 करोड़ में, 20 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल प्रॉफिट है, ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। ये 20 लाख रुपए का प्रॉफिट क्योंकि आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, रियलाइज कर लिया, आप उसको बोनस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सेक्शन 63 टॉक्स अबाउट द कंडीशन। सबसे पहले सबसे जनरल कंडीशन है, इट मस्ट बी आर्टिकल ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी की फेवरेट कंडीशन है कि जब भी आप बोनस इशू करोगे या जब भी आप कुछ भी करोगे, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेकंड, इट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीन ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर इसके ऊपर प्रपोजल जाएगा कि कंपनी जो है रेकमेंड करेगी कि कंपनी जो है वो बोनस इशू देना चाहती है, और वो ऑथराइज होगा, वो अप्रूव होगा बाय शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। कौन सा शेयर होल्डर मना करेगा जब फुकट में चीजें मिल रही है? मैं तो नहीं करूंगा, आप करोगे क्या? सोच के बता देना। तीसरी कंडीशन जो है वो है ITUS डिबेंचर होल्डर। इसका मतलब है इसकी टोपी उसके सर, ITUS इसकी टोपी उसके सर। इसका मतलब ये है कि भैया ये कमाल की गजब बेइज्जती है, तुम यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स का प्रिंसिपल पे नहीं करो, डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट पे नहीं करो, और इधर तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। कंपनी अगर बोनस दे रही है तो उसके पहले उसको यह ध्यान रखना है कि उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। किस चीज में? इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल टू इट्स फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज। अगला पॉइंट है ITUS एम्प्लॉइज। ITUS का फिर से मतलब बता रहा हूं, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। कंपनी शुड नॉट हैव डन एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज सच एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और बोनस। समझ रहे हो? प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस, 4 पॉइंट्स हो गए। 5वें नंबर के पॉइंट पे आते हैं। बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड ऑन द पार्टली पेड इक्विटी शेयर। मतलब जिस इक्विटी शेयर होल्डर ने तुमको पूरा पैसा नहीं दिया शेयर का, उनको तुम बोनस शेयर नहीं दे सकते हो। तो बोनस इशू तभी जाएगा, सेक्शन 63(2) कहता है बोनस शेयर तभी जाएगा जब शेयर होल्डर ने उस पर पूरा पैसा दे रखा है। एंड लास्ट, इट कंप्लाइज विद सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये हर जगह होता है, हर जगह आप ये लोग पढ़ेंगे, इट शुड कंप्लाई विद द कंडीशंस व्हिच मे बी प्रिस्क्राइब। ये प्रिस्क्राइब का मतलब है कहां? इशारा किसके तरफ है? इशारा है बेटा जी सेबी के तरफ। ध्यान रख लेना, समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना कि कंपनीज जो होती है 2 टाइप की होती है, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनीज आर दोस कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते हैं। लिस्टेड कंपनीज आर दोस कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी एन अनलिस्टेड कंपनी। वापस बोल रहा हूं, एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी is not necessary a listed company, it can be unlisted, it can be listed। अब अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है तो आपका एक ही गॉडफादर है, एक ही माई बाप है, उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। सुने के नहीं? क्या बोला मैंने? अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे बेचे नहीं जाते हैं, तो आपका एक ही माई बाप है, उसका नाम है कंपनी एक्ट 2013। अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है और अगर आप बोनस शेयर देना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कंप्लाई करना है 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? बराबर है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी है, इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी, तो आपके 2 माई बाप है, 2 गॉडफादर है, 2 अब्बा है, 2 पापा है, 2 अब्बू है। कौन है? पहला है कंपनी एक्ट सेक्शन 63 कंप्लाई करो। दूसरा 63 सब सेक्शन 2 पॉइंट नंबर F कहता है एनी अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये प्रिस्क्राइब कहां किया गया है? सेबी ICDR 2018 रेगुलेशन नंबर 293
294, 295। अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको सेक्शन 63 को तो कंप्लाई करना ही करना है। उसके अलावा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2018 रेगुलेशन नंबर 293, 294, 295 को भी कंप्लाई करना है। क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया। रिवाइज करो। 63(2) 6 कंडीशंस के बारे में बात करता है। आंखें बंद चाहिए, मेरे को मत देखो, आंखें बंद करो अपनी। चलो चलो आंखें। नो एनएसपी, कोई नैन सुख प्राप्ति नहीं होगी अभी यहाँ पे, सिर्फ कान सुख प्राप्ति होगी, सिर्फ सुन लेने का, ठीक है। पहला पॉइंट, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दूसरा, इट शुड बी रिकमेंडेड बाय बोर्ड, अप्रूव बाय शेयर होल्डर्स। कौन सी मीटिंग? जनरल मीटिंग। तीसरा नंबर पॉइंट, आईटीयूएस डिबेंचर होल्डर, याद रखने के लिए इतना काफी है। चौथा पॉइंट, आईटीयूएस एम्प्लॉइज, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। पांचवा पॉइंट, फुली पेड अप इक्विटी शेयर। छठवां पॉइंट, एनी अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब सेबी आईसीडीआर 2018 रेगुलेशन नंबर 293, 294, 295। सेक्शन 63 सब सेक्शन 3 प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर इन लिeu ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड ना देकर उसकी जगह पे बोनस शेयर दिया तो नहीं चलेगा। बड़ी वाली नहीं तो छोटी वाली से काम चला लो ना, ऐसा नहीं चलेगा। पसंद कौन आई? बड़ी वाली। होना कौन सी? बड़ी वाली। छोटी वाली से काम नहीं चलेगा। आते हैं सेबी के रेगुलेशंस में। सेबी के जो रेगुलेशंस है 2018, इसके 3 रेगुलेशंस आप लोगों को पढ़ना है। रेगुलेशन नंबर 293, रेगुलेशन नंबर 294, रेगुलेशन नंबर 295। तीनों सिंपल है, आसान है। 293, 295 तो बिल्कुल डिट्टो है सेक्शन 63 का। 294 के अंदर एक एडिशनल पॉइंट है। एग्जाम में जाने से पहले ये सब पढ़ के जाना, सब रिवाइज करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स को डाउनलोड कर लेना, गूगल ड्राइव की फोल्डर यहाँ पे अटैच की गई है, लगाई गई है, चिंता करने का नहीं। चलिए फड़ाकू तरीके से पढ़ते हैं। सेबी का जो रेगुलेशन है 293 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। सब लोगों को लगता है कि कंपनी एक्ट और सेबी जो है इनकी आपस में बनती नहीं है। एक्चुअली दोनों आपस में है, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। यहां पर सेक्शन 63 सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर F बात करता है आईसीडीआर की, और आईसीडीआर का रेगुलेशन 293 क्लॉज नंबर A बात करता है सेक्शन 63 की। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 or any other applicable law for the time being in force, a listed company may issue bonus shares to its members if authorized by articles of association। सेम हमने देखा है 63(2) में। ITUS डिबेंचर होल्डर, सेम प्रोविजन हमने देखा है। ITUS एम्प्लॉइज, सेम प्रोविजन हमने वहां पर देखा है। और उसके बाद में शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप, और लास्ट, एनी ऑफ इट्स प्रमोटर और डायरेक्टर इज नॉट अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। नया यहां पर एक ऐड किया है। कभी भी ध्यान रखना कि सेबी की जो गाइडलाइंस है वो और ज्यादा प्रिसाइज होती है और ज्यादा बेटर क्लैरिटी देती है एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस होते हैं वो कभी कभी कहीं पे जाकर थोड़े से जनरलाइज बन जाते हैं। सेबी के जो प्रोविजंस हैं उन जनरलाइज प्रोविजंस में प्रिसीजन लेकर आते हैं। तो एक 5वां नंबर का पॉइंट ऐड किया था हमारे विजय माल्या जी को, इसका क्रेडिट जाता है। अगर कंपनी का कोई भी प्रमोटर या डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, एब्सकॉन्डेड, भागा हुआ। इकोनॉमिक ऑफेंडर का मतलब होता है पैसा लेकर भागा है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो फिर कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकती। 294 में मैं जाऊंगा बाद में, पहले आता हूं मैं 294 पे। 295 में 295 कंप्लीशन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल है। 295 कहता है कि अगर ये जो बोनस इशू है, इफ इट इज डन विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसको शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तब तो 15 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। कितने दिनों में हो जाना चाहिए? इट शुड बी कंडक्टेड विद इन 15 days if the bonus is announced without the approval of shareholders। if the bonus is announced with the approval of shareholders, अगर शेयर होल्डर के अप्रूवल की जरूरत है तो उसको 2 महीने के अंदर आपको एग्जीक्यूट करना है। प्रोसीजर की बात हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 295 रेगुलेशन नंबर 2 के अंदर ये कहा गया है मुन्ना, कंपनी कैन नॉट विड्रॉ अनाउंसमेंट वंस द बोनस इज अनाउंस। एक बार बोनस अनाउंस कर दिया, कंपनी उसको विड्रॉ नहीं कर सकती। 294 के अंदर आते हैं। 294 बहुत सिंपल है, 2 पॉइंट सिंपल है, 1 पॉइंट नया है, समझ लेना। स्पीड ज्यादा नहीं हो रही, उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मैराथन देख रहे हो बेटा, रेगुलर क्लास नहीं देख रहे हो। एन इश्यूअर शैल मेक बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ओनली इफ इट हैज मेड रिजर्वेशन ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द सेम क्लास इन फेवर ऑफ द होल्डर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग कंपल्सरी कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन प्रपोर्शन ऑफ द डेट्स देयरऑफ। इसका मतलब क्या है? गौर से समझना, अच्छे से समझना, थोड़ा ज्यादा घुस के डिटेल में समझा रहा हूं। यहां पर बात हो रही है एफसीडी और पीसीडी की। एफसीडी और पीसीडी का मतलब होता है फुल्ली और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। क्या मतलब हुआ? फुल्ली या पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपसे क्या कहता है, अच्छे से समझना।
एक सेकंड रुकना, कुछ मैसेज आ गया बीच में। एक मिनट। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से समझना। एक लड़का है, उसकी एक बहन है और एक मम्मी है। ऑब्वियसली एक ही मम्मी होगी। एक लड़का है, उसकी एक बहन है, एक मम्मी है। आज मम्मी का मन है कि अपनी बेटी को ना सोने के कंगन दिलाएंगे। क्या करेंगे? बेटी को सोने के कंगन दिलाएंगे। तो मम्मी और बहन दोनों बहुत खुश है क्योंकि शॉपिंग पे जाएंगे। बहन कुछ ज्यादा खुश है क्योंकि आज सोने के कंगन मिलने वाले। ध्यान से समझना एग्जाम्पल को, ये रेगुलेशन 294 क्लियर हो जाएगा। अभी बता रहा हूं। अब हुआ क्या? हुआ यूं कि लड़के का चल रहा है लफड़ा। समझ रहे हो ना? हाँ, बाहर गुटर गु चल रहा है उस लड़के का। अब ये जो लड़का है, ये बात देखकर थोड़ी खुश हो जाता है कि आज माँ का मूड बहुत अच्छा है और माँ बहन को सोने के कंगन दिलाने वाली है। लड़का मारता है मौके पे चौका। लड़का क्या करता है? अपनी वाली को फोन कर देता है और बोलता है कि तू फटाक से आजा, ये ज्वेलरी की दुकान पे हम जा रहे हैं, और अच्छे से एकदम इंडियन विंडियन पहन के आना। वो मत पहन के आना जो, हाँ समझ रहे हो, इंडियन विंडियन पहन के आना, और एकदम मम्मी के सामने एकदम ऐसा जबरदस्त लगने को ना, मतलब आज के आज मम्मी ने हाँ बोलने को ना। तो वो जो लड़की है वो एकदम ऐसा फुल ऑन इंडियन सेटअप गेटअप में एकदम डेकोरेशन करके ज्वेलरी की दुकान पे पहुंचती है। लड़का वहां पे पहुंचते ही मम्मी के साथ इंट्रोडक्शन करा देता है, मम्मी ये आपकी होने वाली बहू है। और लड़की भी पैरी पोना माता जी। ठीक है, मम्मी आज है बहुत अच्छे मूड में। मम्मी लड़की को देखते ही तुरंत कर देती है अप्रूव, और अप्रूव ही नहीं, मम्मी वहां पर एक रेजोल्यूशन पास कर देती है कि तू ही मेरे घर की बहू बनेगी। ये देखते ही लड़का बिल्कुल खुश। लड़का बोले भाई साहब आज देखा मैंने सही मौका और मारा उसमें मैंने चौका, अब मैं करूं तो करूं क्या। मम्मी इतनी खुश कि मम्मी ने ना सिर्फ ये रिजोल्यूशन पास कर दिया कि तू मेरे घर की बहू बनने वाली है, बल्कि मम्मी ने उस लड़की को, होने वाली बहू को बोला कि तू एक काम कर, तू मेरे साथ आजा ज्वेलरी की दुकान में, मैं अपनी बेटी के लिए आज कंगन लेने आई हूं। मैंने एक बेटी सोची थी, मुझे दो बेटी मिल गई, आज मैं तेरे लिए भी कंगन खरीदूंगी। लड़की थोड़ी होती है लालची किस्म की, और ये बात सुनकर लड़की के मन में आता है लालच के, वाह क्या बात है, अभी अभी जस्ट बहू बनी हूं, एक्चुअली लीगली तो बहू बनी भी नहीं हूं, लड़के को पटाकर मिल गए मेरे को सोने के कंगन। लड़की जाती है अपनी होने वाली सास के साथ ज्वेलरी की दुकान में। लड़का ये सब तांडव देख रहा है। अब हुआ क्या? अब हुआ यह कि अंदर जाने के बाद ज्वेलरी की दुकान में लड़के की माताजी बीच में कुर्सी पे बैठती है। लेफ्ट साइड में बैठी है खुद की बेटी, ओरिजिनल बेटी, बायोलॉजिकल बेटी। राइट साइड में बैठी है होने वाली बेटी, मतलब बहू के रूप की बेटी। ठीक है, अब लड़के की जो माताजी है वो दुकानदार से कहती है भैया जी कंगन दिखाओ, दोनों बेटियों के लिए कंगन दिखाओ। अब दोनों बेटियां कंगन सेलेक्ट करती है। इधर वाली जो है मतलब होने वाली बहू, वो तो कुछ ज्यादा खुश हो रही, इतनी ज्यादा खुश हो रही कि क्या बताऊं मैं आपको, मतलब इतनी ज्यादा कि उस तो फूले नहीं समारी खुशी में। मतलब उसको तो ऐसा लग रहा कि भाई साहब कौन सा मैंने सोने का मुर्गी देने वाला अंडा देने वाला मुर्गा फंसा लिया लड़के को देखकर। बोले तो मतलब अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट। लेकिन उसको पता नहीं पगली को कि उसके साथ क्या होने वाला है ना, उसको पता नहीं। अब होता यह है कि लड़के की माता जी दोनों की कंगन फाइनल करती है। ये वाली जो लड़की है ना, मतलब होने वाली बहू, एकदम ऐसे थिक थिक जाड़े जाड़े कंगन लेती, बोले तो एकदम ज्यादा सोना आने को ना अपने पास। ठीक है, बिलिंग करवाते हैं। बिलिंग करवाने के बाद लड़के की माताजी कंगन की डिलीवरी लेती है। अब कंगन की दो बॉक्सेस और दो थैलियां, एक बायोलॉजिकल डॉटर की और एक बहू के रूप के डॉटर की। अब हुआ यूं कि होने वाली बहू अपनी थैली उठा ही रही थी, उतने में माताजी ने कहा रुको रुको, ये कंगन मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगी, ये कंगन मैं तुम्हें उस दिन दूंगी जिस दिन तुम मेरे घर की बहू बनकर आओगी। और ये सुनते ही लड़की शॉक्स, माताजी रॉक्स। मां कसम। लड़की का एक्सप्रेशन उसी प्रकार होता है जैसे एकता कपूर के सीरियल्स में 3 टाइम का एक्सप्रेशन होता है, क्या क्या क्या।
मतलब माताजी ने यहां पर क्या किया जो रेगुलेशन 294 करने के लिए कहता है। माताजी ने क्या किया, अपनी जो एक्चुअल बेटी है, बायोलॉजिकल बेटी है, खून का रिश्ते वाली बेटी है, उसको आज कंगन दिलाए, लेकिन उसको कंगन दिलाते समय अपनी होने वाली बहू जो बेटी के रूप में आएगी उसके लिए कंगन खरीद के रखे, पर उसको आज दिए नहीं। उसको ये कंगन कब दिए जाएंगे, जिस दिन वो साक्षात घर में बहू बनकर आएगी। रेगुलेशन नंबर 294 यही कहता है। अब फोकस करना, रेगुलेशन 294 कहता है कि जब भी कंपनी बोनस इशू करता है तो बोनस इशू करते समय कंपनी सर्टेनली गिव्स बोनस शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। हरकत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको शेयर्स देते समय आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जांपल फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। मतलब fully convertible debentures are those debentures which completely gets converted into equity share on a subsequent date. Partly convertible debentures are those debentures which will partly get converted into equity share on the subsequent date. मतलब ये वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फ्यूचर में चलकर इक्विटी शेयर बनने वाले। ये वो लड़की है जो फ्यूचर में चलकर मेरे घर की बहू बेटी बनने वाली। तो अगर ऐसा है तो कंपनीज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ICDR रेगुलेशन 294 कहता है कि आपको उसके लिए भी कंगन लेकर रखना पड़ेगा। While making the bonus issue, you will not only issue bonus shares to your existing equity shareholder, you will have to make provision for convertible debt instruments। पर उनको अभी देने का नहीं, अभी उनको देने का नहीं। कंगन कब देने का, बहू होने के बाद। ठीक उसी तरह द इक्विटी शेयर सो रिजर्व टू द होल्डर्स शैल बी इशूड टू द होल्डर्स ऑन कन्वर्जन। कब देंगे, ओनली ऑन कन्वर्जन, अभी देने का नहीं। अभी सिर्फ क्या करने का, प्रोविजन करने का। माँ अभी होने वाली बहू का कंगन खरीद के रखेगी अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में, बहू को देगी नहीं, क्योंकि आज की तारीख में बहू है फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। पर क्या है, डिबेंचर तो है। माना मेरे बेटे मतलब माँ के बेटे का दिल इस लड़की के पास है, पर आज ये लड़की मेरे बेटे के पास है नहीं है। तो आज ये लड़की जब मेरे बेटे के पास नहीं है तो ये कंगन भी लड़की के पास नहीं है। कंगन लड़की को किस दिन मिलेंगे, जिस दिन लड़की मेरे बेटे को मिलेगी। मतलब जिस दिन फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर एक्चुअली इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा उसी दिन जाकर आप ये बोनस शेयर देंगे। तब तक प्रोविजन करके रखना है। बहुत अमेजिंग रेगुलेशन है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन लोगों की जानकारी के लिए, इस रेगुलेशन पे मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने मेरी बैच में पढ़ाते समय इस पे एक प्रॉपर क्वेश्चन करवाया है। एक क्वेश्चन बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो पूरा के पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था रेगुलेशन 294 का। एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लेना, एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लेना। दैट्स ऑल, हो गया। करो क्वेश्चन। जुलाई 21 सबसे ट्रिकीस्ट एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 65 मार्क्स का। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ के लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। 3 lakh equity shares 10 each issued at 2 lakh shares। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, CRR सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश, नॉट रियलाइज्ड इन कैश यूज नहीं कर सकते हैं। और PNL अकाउंट, जनरल रिजर्व भी रेवेन्यू रिजर्व है, PNL भी रेवेन्यू रिजर्व है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों जुड़वा बहने हैं। जनरल रिजर्व PNL दोनों मिश्रा जी की दो जुड़वा बहने हैं। जनरल रिजर्व मिश्रा जी की बड़ी बेटी है, PNL मिश्रा जी की छोटी बेटी है। 1 अप्रैल 2020 कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 on 2 lakh इक्विटी शेयर्स। कहां है ये देखो जरा, ये देखो जरा। 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, 8 रुपए पेड अप है। सेक्शन 63 सब सेक्शन 2 कंडीशन साफ कहती है बोनस शेयर तब तक नहीं मिलेगा जब तक शेयर फुल्ली पेड अप नहीं हो। सबसे पहले शेयर को फुल्ली पेड अप करो। 1 अप्रैल को कॉल किया, 25 अप्रैल को पैसा मिला, उसके बाद कंपनी ने बोनस इशू दिया। यू हैव टू शो द एंट्रीज एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर द बोनस इशू। फटाकू तरीके से शुरू करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं बेटा जी, समय की है हमारे पास भरपूर कमी, एग्जाम आ रही है ना नजदीक में, इसीलिए। चलो सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 को एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 2 lakh इक्विटी शेयर्स इंटू ₹2। 2 रुपए का कॉल है क्योंकि 8 रुपए पेड अप है। 4 लाख रुपीज टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीस बीइंग कॉल मेड। 25 अप्रैल 2020 को कॉल रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीस। कंटेंट पूरा मिलेगा, मैं अभी बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा मैराथन्स के अंदर। अब ये मजे की डेफिनेशन क्या है आपकी वो मेरे को नहीं पता। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट 4 लाख रुपीस बीइंग कॉल रिसीव्ड, बीइंग कॉल मेड, बीइंग कॉल रिसीव्ड। चेक करिए अब क्या हो गया, जैसे ही कॉल ड्यू हुआ, कॉल रिसीव हुआ, ये शेयर बन जाता है फुल्ली पेड अप। जैसे ही शेयर बन गया फुल्ली पेड अप, अब यहाँ पे आप बोनस शेयर्स दे सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ो। The company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. 1 share for every 4 shares held. बोनस का रेशियो 1:4। बोनस शेयर किस पे देते हैं, ऑथराइज पे देते हैं या इशूड पे देते हैं? इशूड पे देंगे। 2 लाख शेयर इशू है, डिवाइडेड बाय 4, 50,000 बोनस शेयर देंगे। कितने देंगे? 50,000 बोनस शेयर। बोनस शेयर आर ऑलवेज इशूड एट पार। 50,000 शेयर्स को 10 रुपए से देना है, 5 लाख रुपए चाहिए। ये 5 लाख रुपए का मुझे करना है इंतजाम। मैं कैपिटलाइज करूंगा मेरे रिजर्व्स। सबसे पहले कौन सा रिजर्व जिसका कोई यूज नहीं होता है, वो सीआरआर होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। चेक करिएगा हाउ मच इज द बैलेंस इन सीआरआर, 1,20,000। पूरा 1,20,000 हम लोग यूज कर लेंगे। कैन आई यूज द बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट? द आंसर इज नो, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश। सर अगर नहीं दिया होता था तो हम अज्यूम कर लेते इट इज रियलाइज्ड इन कैश। ठीक है, गोली मारो। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व कितना है? 3,60,000। हमको चाहिए कितना? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस। कैसे आया 5 लाख? मैं फिर से बताता हूँ। 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, 1/4 का रेशियो है, 50,000 बोनस शेयर्स हमको देने हैं, 50,000 बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आर ऑलवेज इशूड एट फेस वैल्यू। 5 लाख रुपीस चाहिए। 5 लाख रुपीस में से 1,20,000 आ गया हमारे पास सीआरआर से। 3,60,000 रुपीस को हम लोग अरेंज कर लेंगे जनरल रिजर्व से, और बाकी मिश्रा जी की छोटी बेटी के पास जाएंगे, पीएनएल अकाउंट को डेबिट करेंगे 20,000 रुपीस से, और एंट्री पास करेंगे टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट 5 लाख बीइंग प्रोविजन मेड। लास्ट एंट्री है, इसके बाद लास्ट एंट्री है। थोड़ी सी जगह मैं बना लेता हूं, इसको ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं इन सबको। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5 लाख बीइंग बोनस शेयर्स इशू। क्वेश्चन खत्म। पैसा आजम, लाओ मेरे पैसे, जाओ अपने घर। रिस्पेक्टिव चेंजेस करने के लिए कहें बैलेंस शीट में, फटाफट चेंजेस कर लेते हैं। मैं यहीं पे फिगर चेंज करके आपको बता देता हूँ, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ये जो 2 लाख शेयर्स हैं, अब ये कितने हो जाएंगे? 2,50,000 इक्विटी शेयर्स। शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 16 लाख रुपए पहले था, 4 लाख रुपए का कॉल है, 16 and 4 20 lakhs, and now 5 lakhs rupees you credited to share capital. This will become 25 lakhs. General reserve became 0, CRR became 0, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस हो गया कम। कितने से कम हो गया बेटा जी? सर पीएनएल में हमने 20,000 डेबिट किया है, दिस बिकेम 5,80,000। कितना हो गया बेटा जी? 5,80,000। इन सब के अलावा यहाँ पर बैंक बैलेंस अपीयर हो जाएगा, चेक कर लेंगे। पहली एंट्री में कुछ नहीं हुआ है, दूसरी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 4 लाख, तो 4 लाख रुपीज आपका बैंक का बैलेंस क्रिएट हो जाता है। दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन। 5 मार्क का क्वेश्चन है, देखो कितना टाइम लगा। अगर प्रोविजंस पता है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, प्रोविजंस नहीं पता है तो समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2021 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ही आस्क फॉर 5 मार्क्स। चेक करिएगा। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ स्टार लिमिटेड एज ऑन 31 March 2019। 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, ₹8 पेड अप, पार्टली पेड अप शेयर है, आप वापस यहाँ देख सकते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,10,000 है। एक छोटा सा कैच है यहाँ पर, इंक्लूडिंग 45,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एक्सीडेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना। अब समझना,
सवाल यहाँ पर आपके दिमाग में ये आएगा कि 1,10,000 में से कितना आप यूज कर सकते हो। दो कंपोनेंट्स हैं, एक है 45,000 और एक है 65,000। अब 45 यूज कर सकते हैं या 65 यूज कर सकते हैं ये पता नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोविजन क्या कहता है। ओनली दैट कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज विच इज रियलाइज्ड इन कैश। रुपीज 45,000 being profit on sale of machinery. Look at the word sale. मतलब 45,000 is cash, 65,000 is non-cash. So how much amount can you use is 45,000 and not 65,000. Revaluation reserve कतई यूज नहीं कर सकते। सीआरआर को आप यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं दिया मतलब रियलाइज्ड इन कैश यूज कर सकते हो। जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो। पीएनएल का बैलेंस यूज कर सकते हो। ऑन 1 अप्रैल 2019 कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर इक्विटी शेयर। द एंटायर मनी वाज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। बिना नरेशन के फटाफट एंट्री पास करेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। हाँ जी, 80,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 का कॉल होगा। 1,60,000 to equity share capital account। कॉल रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000 to equity share call account 1,60,000। On 1st June, the company decided to issue equity shareholders bonus share at the rate of 2 share for every 5 shares held। अब समझना, कैलकुलेशन करते हैं। 80,000 शेयर्स है कंपनी के, 2/5 का रेशियो है। 80,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 32,000 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 फेस वैल्यू। कितना अमाउंट चाहिए? 3,20,000 रुपए चाहिए। चेक कर लो। हाउ मच अमाउंट इज नीडेड रिक्वायर्ड? 3,20,000। कंपनी ये 3,20,000 कहां से लेकर आएगी? कंपनी विल गेट इट फ्रॉम, सबसे पहले CRR 75,000। तो मैं तीसरी एंट्री पास करता हूं, CRR अकाउंट डेबिट 75,000। दूसरी प्रायोरिटी में मैं लेता हूं कैपिटल रिजर्व विच इज रियलाइज्ड इन कैश 45,000। चेक करो, कैपिटल रिजर्व विच इज रियलाइज्ड इन कैश। तीसरी प्रायोरिटी पे मैं उठाता हूं, रिवैल्यूएशन तो मैं ले ही नहीं सकता, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस जो कि है 60,000। एक बार चेक कर लो कितना हो गया। 3,20,000 मुझे चाहिए था, उसमें से 75,000 CRR से आ गया, उसमें से 45,000 CR से आ गया, उसमें से 60,000 आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम से। अभी भी 1,40,000 चाहिए। 1,40,000 कहाँ से आएगा? अब सब कुछ हो गया तो मैं जाऊंगा जनरल रिजर्व के पास। 2,10,000 है, मुझे उसमें से 140 चाहिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 3,20,000 to bonus to equity shareholder 3,20,000। और फोर्थ एंट्री बोनस टू इक्विटी shareholder account debit 3,20,000 to equity share capital account 3,20,000। चेक ऑल ऑफ यू। हो गया, चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स का मतलब समझ गया? Your reserves are transformed into equity share capital। सिंपल है एकदम। लीगल प्रोविजंस क्लियर है तो चैप्टर बिल्कुल सिंपल है। In order to take a leap, you need a great start। अगर शुरुआत सही होगी तो अंत भी सही होगा। कभी भी ध्यान रखना, सक्सेस या फेलियर जो होता है ना, वो सिर्फ एक आउटकम होता है, सिर्फ एक आउटकम। और अगर आप आउटकम के बारे में सोचोगे ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, यू विल बी नेवर एबल टू स्टार्ट। अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो आउटकम को दरकिनार करना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो। बिकॉज हाउ कैन माई आउटकम डिटरमाइन माई एक्शन? मैं कोई चीज करूंगा या कोई चीज नहीं करूंगा, ये चीज कभी इस फैक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होती है कि उस एक्टिविटी का आउटकम सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा। हजारों बच्चे, लाखों बच्चे यूपीएससी की एग्जाम देते हैं,
सक्सेस का चांस बहुत कम होता है। हजारों बच्चे, लाखों बच्चे जेई की एग्जाम देते हैं, सक्सेस का चांस बहुत कम होता है। हजारों बच्चे, लाखों बच्चे सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन देते हैं, कोशिश करते हैं कि भैया एक सीट हमें मिल जाए, एक नंबर मेरा लग जाए, और नोइंग द फैक्ट कि बहुत कम चांस है, फिर भी वो कोशिश करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सफलता या असफलता के डर से हम कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो मैं एक पूरी जिंदगी जीऊंगा या नहीं, ये सोचे बिना जब मैं जीना नहीं छोड़ता हूं, तो सक्सेस या फेलियर की वजह से मैं काम करना क्यों छोड़ूं? What I am trying to say you is, आपको ये डिफाइन करना है और ये डिटरमाइन करना है कि आप विजेता, विनर किसको मानते हो। मेरी नजर में सच्चा विजेता वो नहीं है जो खेल को जीत के आता है। मेरी नजर में सच्चा विजेता, सच्चा विनर, सच्चा खिलाड़ी वो है जो खेल को पूरी तरह खेल के आता है। मेरे साथ जो ये अनअकैडमी का इंस्टेंस हुआ, ऑब्वियसली अभी तक हमने इस पे बात नहीं की और अभी करेंगे भी नहीं, क्योंकि सही समय नहीं है। आपकी एग्जाम्स के बाद मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए, तब करेंगे बात। 18 अगस्त 2023 को मुझे अनअकैडमी से टर्मिनेट किया गया। टर्मिनेट करने के बाद मेरे पास हर पॉसिबल रीजन था कोलैप्स होने का, गिर जाने का, टूट जाने का, चूर जाने का। पिछले 3 सालों से जो टीम मैंने बनाई, जो लोगों को मैंने जोड़ा, जिन लोगों को मैंने ग्रूम किया, मतलब कई बार अनअकैडमी उन लोगों को निकाल चुका था, लेकिन मैं सामने एक दीवार बन के खड़ा रहा कि नहीं, इनको नहीं निकालते, इनको एक और मौका देते हैं। आज वो मुझे छोड़ के चले गए, मैंने नहीं निकाला, मुझे छोड़ के चले गए। कई सालों के पुराने रिश्ते लोग भूल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ हुई, फाइनेंशियली इम्पैक्ट किया, मेरी सैलरीज पे नहीं की, मेरे एक्सेस ले लिए, सब चीज़ें हुई। 2 दिन मैंने लगाए मुझे इस सब को प्रोसेस करने में। 2 दिन बाद मैं आपके सामने लाइव आया। 20 अगस्त को मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो, है ना। अपनी दिल की बात आपके सामने रखी और बड़ी प्यार से, विनम्रता से रखी। 23 अगस्त को मेरे दिमाग में नाम आया एकाग्रता, ये कंपनी मैं बनाऊंगा। 23 अगस्त को मैंने काम करना चालू किया। 29 अगस्त को एकाग्रता का ऐप और वेबसाइट और यूट्यूब चैनल मैंने लॉन्च किया। विद इन 15 डेज 1500 बच्चों ने एकाग्रता में एडमिशन लिया। पेड स्टूडेंट्स, 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए की बैच नहीं थी, 27,000 रुपए की बैच थी। बोथ ग्रुप, सीए इंटरमीडिएट, May 24। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं सफल हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने प्रयास किया है, और आपको भी ये समझा रहा हूं कि सिर्फ प्रयास करो। प्रयास से मत घबराओ, प्रयास से मत कतराओ, निरंतर प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। सक्सेस कैन बी डेफर्ड, मतलब सक्सेस कैन बी डिलेड, बट सक्सेस कैन नेवर बी डिनाइड। रिमेंबर दिस वन थिंग। समझ रहे हो? कोशिश करना हमारा काम है और हमें हमारा बेस्ट देना है। बाकी तो जो है, सक्सेस जब लिखी है तभी मिलेगी। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। कम ऑन ऑल ऑफ यू। छोटा सा टॉपिक है, 20-25 मिनट्स में खत्म कर दूंगा मैं। हर एग्जाम में पूछा गया है, ये टी का मतलब है थ्योरी क्वेश्चन आया था इसमें। सेक्शन 55 की 5 कंडीशन है, वो यहाँ पे पूछी गई थी। 10 मार्क, 12 मार्क, 12 मार्क, 10 मार्क, 10 मार्क, 20 मार्क। ये क्वेश्चन करना है आज अपन को, है ना, फोकस करना है। समय को ध्यान में रख के करेंगे। ऑलमोस्ट 50 मिनट हो गए, पर फिर भी आई एम कमिटेड कि ये क्वेश्चन करना है। 50 मिनट हो गए हैं, तकरीबन 25 मिनट लगेंगे इसके लिए। 25 मिनट मुझे लगेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए, 20 से 25 मिनट। आई डोंट थिंक कर पाएंगे, बट स्टिल कोशिश तो करेंगे। चलो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है या प्रेफरेंस शेयर जो होता है, उसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है या ब्रिज इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ब्रिज या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट क्यों कहा जाता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स थे, 2 अलग अलग एंड थे। एक होता था इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा होता था डिबेंचर। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है उसको कहते हैं ओन्ड फंड, और डिबेंचर जो होते हैं उसको कहते हैं बोरोड फंड्स। ठीक है, दोनों के अपने प्रोज है कॉन्स है। इक्विटी शेयर कैपिटल का सबसे बड़ा एडवांटेज है वोटिंग राइट, जो डिबेंचर होल्डर्स को नहीं मिलता। लेकिन डिबेंचर का सबसे बड़ा एडवांटेज है फिक्स्ड इंटरेस्ट, जो इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स मे गेट डिविडेंड, मे नॉट गेट डिविडेंड, बट irrespective of the fact whether the company is doing good, whether the company is doing bad, or company is not doing, debenture holders will certainly get interest. Now understand.
अब सब लोगों को जरूरत महसूस हुई कि इन दोनों के बीच में काफी गैप है, तो एक इंस्ट्रूमेंट लाना चाहिए जो इन दोनों के गैप को ब्रिज करे, और वहां पे आया प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को हाइब्रिड या ब्रिज इंस्ट्रूमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेट एज वेल एज इक्विटी। तो प्रेफरेंस शेयर पे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस शेयर पे आपको ओनरशिप मिलती है, पार्शियल वोटिंग राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट वोट ऑन ईच एंड एवरी रेजोल्यूशन, दे कैन वोट ऑन ओनली दोज रेजोल्यूशंस व्हिच आर अफेक्टिंग टू देम। इस चीज का रखना है ध्यान। मतलब ओनर भी है एंड एक तरीके से तो कंपनी के साथ लिव इन में रहते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है ना, कंपनी के साथ लिव इन चल रहा है इन लोगों का, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर जो है, डिबेंचर्स जो है, ये इंडिया में आप इरिडीमेबल नहीं दे सकते हो। इंडिया के अंदर प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर जो है, इसका मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड होता है 20 या 30 ईयर्स। 20 ईयर्स फॉर नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, 30 ईयर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब ये मेरे दोस्त कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो इट इज लाइक अ लोन। आपने लोन बोरो किया है और कुछ समय बाद, वो समय क्या है? मैक्सिमम मैंने बताया 20 या 30 ईयर्स, मिनिमम 6 महीना भी हो सकता है। आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस देना है, उसको कहते हैं रिडम्पशन करना। अब अगर आपको पैसा वापस देना है तो उसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी, जिसके लिए बनाया गया है सेक्शन 55। सेक्शन 55 पांच पॉइंट समझे और सीधा इसके क्वेश्चन पे जंप करेंगे, 15 मिनट में खत्म करेंगे। सेक्शन 55 पॉइंट नंबर 1 कहता है नो प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम अनलेस एंड अंटिल दे आर फुल्ली पेड अप। ये सेम पॉइंट सेक्शन 63 में हमने देखा है। यार सीधी बात है ना, किसी को बेनिफिट तब तक नहीं दे सकते हो जब तक वो आपको पूरा डेट डिस्चार्ज नहीं कर देता। मतलब क्या? जब तक इक्विटी शेयर होल्डर पूरा पैसा नहीं देता, उनको बोनस नहीं देने का, जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर पूरा पैसा ना दे, हाउ कैन यू रिडीम? आई मीन हाउ कैन यू रीपे the entire money unless and until preference shareholder has paid you entire money? So पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, preference shares can be redeemed out of a proceeds of fresh issue of equity capital, share capital, proceeds of fresh issue of share capital और out of divisible profit। रिसोर्सेज की बात हो रही है। जैसे इक्विटी शेयर्स के केस में हमने देखा था कि हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें पैसा चाहिए, बोनस इशू देने के लिए पैसा चाहिए। ठीक उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है तो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कंपनी ये पैसा लाएगी कहां से? कंपनी के पास ये पैसा आएगा कहां से? तो सेक्शन 55 की कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सेक्शन 55 की कंडीशन नंबर 2 कहती है कि कंपनी कैन नॉट, ध्यान से सुन लेना, कंपनी कैन रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ओनली आउट ऑफ 2 सोर्सेस। व्हाट आर दोस 2 सोर्सेस? आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर कंपनी ने कोई इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो वो इक्विटी शेयर्स से जो पैसा आपको मिला है उस पैसे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यू कैन यूज दैट अमाउंट टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्लियर है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है बेटा जी कि अगर आपके पास कोई डिविजिबल प्रॉफिट पड़ा है। अब डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या? मैंने आपको अभी बताया था, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है द मनी विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू विच शेयर होल्डर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप जो पैसा यूज करते हो, मतलब कुल मिलाकर इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार। तो यहां पर आप देख सकते हो सेक्शन 55 दो चीजों के बारे में बात करता है। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम आइदर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी फ्रेश और आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्लियर हो गया? पक्का? आ जाओ वापस लेक्चर में। अब 55(3) कहता है इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, if preference shares are redeemed out of divisible profit, then a sum equal to face value of preference share redeemed should be transferred to CRR account। मतलब अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार छीना है, आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिजर्व्स को, डिविजिबल प्रॉफिट को इस्तेमाल किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के लिए, तो आपको फेस वैल्यू के बराबर का अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। 55 का कंडीशन नंबर 4 कहता है द बैलेंस इन सीआरआर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। जो अभी हमने देखा है पहले कि बोनस के लिए हम सबसे पहले सीआरआर यूज करते हैं, क्योंकि सीआरआर का बीजू का ही यूज नथी। नंबर 5 लास्ट पॉइंट समझ लेना, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम।
अगर प्रेफरेंस शेयर को प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, देन द अमाउंट पेबल, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कहां से लेकर आएंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम? तो अगर आपकी कंपनी वो कंपनी है जो सेक्शन 133 में कवर होती है, सेक्शन 133 की कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि बड़ी कंपनी होती है। कंपनीज गवर्न अंडर सेक्शन 133 एंड कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, छोटी कंपनी है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस यूज नहीं कर सकते। अगर आप 132 कंपनी है, 132 कंपनी मतलब बड़ी कंपनी है, तो आप प्रीमियम पे करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस यूज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पे रिडीम करें, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं मतलब सपोज माय प्रेफरेंस शेयर इज हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज एंड रिडम्पशन प्राइस इज 12 रुपीज, इसको कहते हैं रिडम्पशन एट प्रीमियम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम? द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज 2 रुपीज। अब सवाल उठता है कि ये 2 रुपए आप कहां से फाइनेंस कर सकते हैं? क्या आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 55 कहता है कि अगर आप 132 कंपनी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करें, 132 नहीं है मतलब 133 है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज ना करें। 132 क्या है, 133 क्या है? 132 मतलब बड़ी कंपनी, 133 मतलब छोटी कंपनी, 132 कंपनी मतलब इंड एएस आईएफआरएस कंपनी, 133 कंपनी मतलब कंपनी कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम एग्जामिनेशन में करें क्या? तो आपका पुराने सिलेबस का आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 7.6 क्या कहता है? पेज नंबर 7.6 कहता है दैट all the students while solving the questions of this topic have to assume that the companies referred in the question are those companies which are covered under section 133 complying with accounting standards and therefore they should not use the balance of securities premium account। मतलब कुल मिलाकर ये इस पूरे चैप्टर के लिए डिस्क्लेमर दे दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम को हाथ नहीं लगाने। खत्म हो गया, क्वेश्चन करो। यू आर आस्क्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, क्वेश्चन का क्वेश्चन के लास्ट लाइन में छुपा होता है। जर्नल एंट्रीज पास करनी है एंड रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं बैलेंस शीट के। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ एज ऑन 31 दिसंबर 2018 इंटर आलिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या है? 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 70 पेड अप। एक सेकेंड, क्या ये प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है? नहीं। तो 55 की पहली कंडीशन क्या है? इसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। क्या ईच लेना देना उससे? सिक्योरिटी प्रीमियम CRR जनरल रिजर्व। अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम ऑन 31 मार्च 2019 एट 5% प्रीमियम। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर? चेक कर लेना, 100 रुपए। 5% प्रीमियम मतलब रिडम्पशन प्राइस होगा 105 रुपए। करेक्ट है? मंजूर है सभी को? समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इशू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही धांसू वर्किंग नोट का फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं। वो फॉर्मेट अगर आपने समझ लिया ना, पूरा क्वेश्चन एकदम नंदू बन जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फटाफट आ जाओ, सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या हम निकालेंगे? वी विल कैलकुलेट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए? अब देखो बेटा जी, 50,000 प्रेफरेंस शेयर है और 105 रुपए में आप उसको रिडीम कर रहे हैं, तो 50,000 प्रेफरेंस शेयर इंटू ₹105 मतलब उसका अमाउंट कितना होगा? 52,50,000। अब समझते चलना, ये जो 52,50,000 का अमाउंट है, इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे यहां से। एक कंपोनेंट तो होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें जाएगी फेस वैल्यू, और दूसरा होगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम या प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। 52,50,000 में से फेस वैल्यू कितनी है? तो सर 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 100 रुपए मतलब 50 लाख रुपए फेस वैल्यू है और प्रीमियम का अमाउंट है 2,50,000 रुपए। चेक करें, प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 2,50,000 रुपए। चेक करना। जस्ट अ मिनट।
अब समझना 7.6 आईसीआई मॉड्यूल का पेज नंबर 7.6 क्या कहता है, ये जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम है ये हम सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज नहीं कर सकते, इसको हमें फ्री रिजर्व से यूज करना होगा। फ्री रिजर्व हमारे पास क्या है, जनरल रिजर्व, तो इसको मैं यूज कर रहा हूं आउट ऑफ जनरल रिजर्व। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं ये वाले पोर्शन पे। सेक्शन 55 पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, समझना। सेक्शन 55 पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जो कंपनी को पैसा चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, ये पैसा दो सोर्सेस से अरेंज किया जा सकता है, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। फिर 55(3) कहता है इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो जितना भी अमाउंट यहां पर यूज होगा डिविजिबल प्रॉफिट में, उतना अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, CRR में। आई होप ये क्लियर है सभी को, आई होप ये सभी को क्लियर है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। डेट्स पे ध्यान देना, डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपघाताचं वळण, एक्सीडेंट पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने 31 मार्च 2019 को। In order to finance the redemption, company makes a right issue of 50,000 equity share of rupees 10 at 110, 20 payable on application, 35 on allotment and balance on accident point को highlight कर रहा हूं इस क्वेश्चन के नादान परिंदो। बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2020 मतलब क्या, 110 रुपए का जो शेयर कंपनी इशू कर रही है ना, अभी ध्यान से समझ लेना, सुन लेना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। जो इक्विटी शेयर का इशू प्राइस है 110 रुपए, उसमें से एप्लीकेशन पे कंपनी कितना ले रही है, 20 रुपीज, अलॉटमेंट पे कितना ले रही है, 35 रुपीज, तो कॉल कितना होगा नादान परिंदो, 110 रुपए माइनस 35 माइनस 20, कॉल होगा 55 रुपए का। लेकिन कॉल कब हो रहा है, 1 जनवरी 2020। एक्सीडेंट पॉइंट, ये कॉल कब हो रहा है, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब क्या है, ये पूरा के पूरा 110 रुपया मेरे काम नहीं आने वाला है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए आई विल नॉट बी एबल टू यूज कंप्लीट 110 रुपीज, बिकॉज द डेट ऑन विच आई एम डूइंग रिडम्पशन 31 मार्च 2019, बाय दैट डेट आई एम गेटिंग ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी. The issue was fully subscribed and allotment was made on 1st March 2019. The amount of allotment was received on 31st March 2019. Are you concentrating on the dates? How much money will be available for me for redemption of preference share? It's only application and allotment. उसमें से भी प्रीमियम का अमाउंट माइनस होगा नादान परिंदो। एप्लीकेशन पे मिला 20, अलॉटमेंट पे 35, टोटल 55 माइनस हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन प्रीमियम, 10 रुपीज। तो रियली स्पीकिंग रुपीज 45 ओनली इज अवेलेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। है ना भीड़ू मजेदार। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ सेक्शन 55। मतलब क्या, पहले प्रेफरेंस शेयर का कॉल रेज करो, कॉल रिसीव करो, बोला नहीं है पर ऐसे बोला है, इनडायरेक्टली बोला है। हाँ दैट्स ऑल, क्वेश्चन हो गया खत्म। सो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर से कितना पैसा अरेंज हो रहा है। कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है बेटा जी, 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, 50,000 इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर में 20 रुपीज एप्लीकेशन, 35 रुपीज अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी इंक्लूड्स प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा माइनस कर देना। सर क्यों माइनस करना, बिकॉज प्रीमियम का पैसा जाता है सेक्शन 52 में, और सेक्शन 52 कहीं पे भी आपको इजाजत नहीं देता है टू यूज दिस मनी फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सो हाउ मच अमाउंट, 22,50,000। सो आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जनरल रिजर्व से कितना यूज करेंगे, बैलेंसिंग अमाउंट। बैलेंसिंग अमाउंट मतलब 50 लाख रुपए माइनस 22,50,000 रुपए, बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा 27,50,000। सो हाउ मच अमाउंट वी विल ट्रांसफर टू CRR अकाउंट, 27,50,000। जब मैं कहता हूं डिविजिबल प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट में क्या है, जनरल रिजर्व है हमारे पास। ये वर्किंग नोट बना लिया ना तो क्वेश्चन आसान बन जाता है आपके लिए।
फटाफट बना लो, फिर जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म है। Now let's pass journal entry. Let's pass journal entry. सबसे पहले क्या कहा है? The issue was fully subscribed and allotment was made on 1st March 2019. ठीक है, सबसे पहले हम क्रोनोलॉजिकली अगर जाएंगे तो पहले एंट्री होगी 1 मार्च 2019 को। नरेशंस नहीं लिखूंगा, चलेगा ना भाई? एप्लीकेशन मनी मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 इक्विटी शेयर्स इनटू ₹20, 10 lakh to share equity share application account 10 lakhs, bank account debit to equity share application account, equity share application account debit 10 lakhs, equity share allotment account debit 50,000 equity share into 35, 17,50,000 to equity share capital account to securities premium account. प्रीमियम का अमाउंट फाइंड आउट करना आसान है, 50,000 इक्विटी शेयर इंटू ₹10, प्रीमियम का अमाउंट होगा 5 lakhs, तो शेयर कैपिटल में जाएगा 22,50,000। चेक करिएगा, 22,50,000। अब 31 मार्च 2019 को अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। क्वेश्चन बेटा एक बार पढ़ो ना, ऐसा पढ़ो कि दिमाग में फिट हो जाए। बैंक अकाउंट डेबिट 17,50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चेक करो, मैं फिर से क्वेश्चन दिखा रहा हूं। 50,000 equity shares of ₹100 each at 110, 20 on application, 35 on allotment including premium. बाकी का 1 January 2020 issue was fully subscribed, allotment was made on 1 March 2019. 1 March 2019 को हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री पास की। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 19 को अलॉटमेंट मनी हमको रिसीव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को फुल्ली पेडअप बनाएंगे। 31 मार्च 2019 प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट। कितने प्रेफरेंस शेयर है बेटा जी? 50,000 प्रेफरेंस शेयर पे 30 रुपए आपको मंगवाना है। ₹15,00,000 टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹15,00,000। 31 March 2019 you will receive this money. Bank account debit 15,00,000 to preference share call account 15,00,000।
अब प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप हो गया, अब रिडम्पशन की एंट्री पास होगी भाई, समझ रहे हो, अब रिडम्पशन की एंट्री पास होगी। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, ठीक है। शेयर कैपिटल को करेंगे कैंसिल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था बेटा वर्किंग नोट में, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50 लाख, प्रीमियम है 2,50,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 52,50,000। नाउ एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग नोट, एवरीथिंग। अब क्या करेंगे, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग कर देंगे पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 52,50,000 टू बैंक अकाउंट 52,50,000। और अब जो सीआरआर में ट्रांसफर करना है उसकी एंट्री पास करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। सबसे पहले देखो वर्किंग नोट में क्या बताया था मैंने, ये जो 2,50,000 का अमाउंट ऑफ प्रीमियम है ये कहां से आ रहा है, आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 2,50,000। और लास्ट एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट क्रेडिट। चेक करिएगा, हाउ मच अमाउंट इज यूज्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जनरल रिजर्व से कितना पैसा यूज किया है, 27,50,000। तो उतना अमाउंट हम जनरल रिजर्व से सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, 27,50,000। दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन। दैट्स ऑल। बैलेंस शीट में चेंजेस करें, चलो पहले देखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स क्लोज हो गए और अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट में चेंज करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्लोज्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज्ड, प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट क्लोज्ड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहां पर क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब बाकी के अकाउंट्स का इफेक्ट हमें देना है एक एक करके, क्वेश्चन में ही चेंजेस कर रहा हूं समय को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने रिडीम कर लिया। इक्विटी शेयर्स 1 लाख शेयर्स थे, आप एडिशनली 50,000 शेयर्स और इशू कर रहे हैं, पर वो 50,000 शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है, ये 1 लाख शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप है। इसके अलावा और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100। कितना पेड अप है उस पर समझना, 20 रुपीज एप्लीकेशन, 35 अलॉटमेंट, 55 माइनस 10 रुपीज का प्रीमियम, ₹45 पेड अप, 22,50,000 रुपए, 22,50,000। ये देखो आपको यहाँ जर्नल एंट्री में भी दिखेगा, कैन यू सी दिस, है ना, ओके। सिक्योरिटीज प्रीमियम में बैलेंस आएगा, 5 लाख रुपीज का ऑलरेडी बैलेंस है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 लाख रुपीज और हो जाएगा 10 लाख, और नीचे कुछ नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हो जाएगा बेटा जी 10 लाख।
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस ऐड होगा। 20 लाख ऑलरेडी बैलेंस है और अभी हमने 27,50,000 ट्रांसफर किया है, तो 47,50,000। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में क्या पोजीशन बन रही है दोस्तों? जनरल रिजर्व 2 बार डेबिट हुआ है, 27,50,000, 27,50,000 प्लस 2,50,000, 30 लाख रुपीज से डेबिट हुआ है जनरल रिजर्व। तो 50 लाख में से 30 लाख गए, 20 लाख रुपीज का बैलेंस बचेगा जनरल रिजर्व में। और अब लास्ट है बैंक बैलेंस। पहली एंट्री में आप चेक करेंगे 10 लाख रुपीज आया है, 17,50,000 आया है, 27,50,000, और यहां पर 15 लाख रुपए आया है, 15 लाख। कुछ हुआ है? कुछ हुआ है? नहीं, यहाँ गया है 52,50,000 रुपीज गया है। क्वेश्चन में इसलिए तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट बोले ना, पूरी बैलेंस शीट बना नहीं सकते हो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा 10 लाख रुपीज का। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट बोलिए, इसीलिए कंप्लीट नहीं बोलिए क्योंकि कंप्लीट बना ही नहीं सकते हो आप। सर डू वी नीड टू पास एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन जो 1 जनवरी 2020 की है? रियली स्पीकिंग नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज वो अगले साल की जाएगी। हम लोग एंट्रीज पास कर रहे हैं अप टू रिडम्पशन पीरियड। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। 26 मिनट लगे हैं हमें ये चैप्टर रिवाइज करने में। 25 मिनट का टारगेट था, 26 मिनट लगे, बहुत बढ़िया। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे आते हैं। बस आया टॉपिक रिवाइज करके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेलेक्टिव क्वेश्चंस ला रहा हूं दोस्तों, पर ऐसे क्वेश्चंस ला रहा हूं जिसको करके ना अच्छे से प्रिपरेशन हो, अच्छे से पढ़ाई। दैट्स ऑल। बड़ा वाला क्वेश्चन मुझे मुश्किल लग रहा है आज हो पाना, उसको किसी और के साथ बैठाना पड़ेगा, किसी और क्लास में। अगला मैराथन किस चीज का है? अरे गजब बेइज्जती है। अगला मैराथन है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का, उसके साथ बैठा देता हूं मैं बड़ा वाला क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के साथ बैठा दूंगा। चलो, सेक्शन 71 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं वैसे ही डिबेंचर्स को भी रिडीम करते हैं। डिबेंचर्स एक्चुअली क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, लोन दिया होता है कंपनी को, इनसे रिडीम करना है। 5 मार्क, 8 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, 8 मार्क, 10 मार्क, 20 मार्क का क्वेश्चन। ये 20 मार्क का क्वेश्चन अब हम कब कवर करेंगे? नेक्स्ट मैराथन 3 में, चालू ही मैं उससे करूंगा। फिर बाद में आप देखिए उसमें और 5 मार्क का, 5 मार्क का, 5 मार्क का, काफी वेटेज है इस टॉपिक को। ठीक है, सेक्शन 71 है, सिंपल चीज है। डिबेंचर्स अकाउंटिंग क्या होती है? डिबेंचर्स जो है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इट कैन बी इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन अगेंस्ट द लोन एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर्स को जब आपको रिडीम करना है तो सेक्शन 71 के अंदर आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हो, जिसकी प्रोविजन अभी हम देखने वाले हैं। Debentures can be redeemed either by lump sum redemption, redemption in installment और purchase of own debenture in the open market. Purchase of own debenture में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, immediate cancellation, cancellation on the subsequent date। दो चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है, टू द पॉइंट बात करूंगा, सीधी बात, नो बकवास। डिबेंचर्स रिडीम करते समय दो चीजों का ध्यान रखना है।
एक हमें बनाना पड़ता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और दूसरा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट या डीआरआई, डीआरआरआई या डीआरआई दोनों में से कुछ भी, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट क्या है समझना, डीआरआई सबको बनाना पड़ता है ऑफ 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, जितने भी डिबेंचर्स आपके बाकी है उसका 15% डीआरआई डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट सबको बनाना पड़ता है मैंडेटरीली, नो एक्सेप्शन। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डीआरआर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये एक टेबल दी है रूल 18 सब रूल 7 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल 2019 के हिसाब से, जो टेबल कहती है debentures are to be prepared, DRR is to be prepared at the rate of 10% for all the unlisted companies other than, ध्यान से पढ़ना, AIFI, All Indian Financial Institutions, other financial institution, NBFCs and HFCs. HFC stands for Housing Finance Corporations. अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो डीआरआर की जरूरत ही नहीं है, बट अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो डीआरआर बनेगा। अनलिस्टेड कंपनी भी अदर देन AIFI, FI, NBFC, HFC, तो 10% डीआरआर बनेगा, नहीं तो डीआरआर नहीं बनेगा। बस इतनी सी लिमिट रखनी है ध्यान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तैयार है सभी लोग? सेनकॉम लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय अ लिस्टेड कंपनी? No DRR is required. Issued 1,50,000 5% debentures on 5th of September 2000, on which interest is payable half yearly on 31st March and 30th September every year. समझना, उन्होंने डिबेंचर्स इशू किए हैं ऑन 30th September 2000, इंटरेस्ट हर साल में 2 बार दे रहे हैं, 31st March, 30th September. कंपनी हैज पावर टू परचेज डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन thereof. The following purchases were made during the year ending 31st December 2002. Important, following purchases were made during the year ended 31st December 2002. डिबेंचर्स कब इशू किए हैं? 2 साल पहले। आप अभी जो अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हो वो है जनवरी टू दिसंबर और साल है 2002, मतलब डिबेंचर्स ओपनिंग बैलेंस में दिखेंगे। एंड द कैंसिलेशंस वर मेड ऑन द सेम डेट। 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे मैंने आपसे कहा कैंसिलेशन ऑन सेम डेट, कैंसिलेशन ऑन सब्सिक्वेंट डेट। On 31st December 2000, investments were made for the purpose of redemption rupees 22,500 DRI की बात हो रही है, DRI की बात हो रही है। अब आपने 2 परचेजेस की है, 1st मार्च और 1st सितंबर को। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो शो द फॉलोइंग अकाउंट्स अप टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन: डिबेंचर्स अकाउंट, ओन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इग्नोर टैक्सेशन एंड मेक कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी। लेजर अकाउंट्स आप लोग बनाएंगे, जर्नल एंट्री अभी मैं आपको यहाँ से कहूँगा। फटाफट अपने रजिस्टर में आइए और 6 लाइंस के 2 लेजर अकाउंट बना लीजिए। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस है आपके पास, करंट ईयर है 2002, डेट्स में कंफ्यूज मत होइएगा। 1,50,000 के डिबेंचर्स हैं, 15% के हिसाब से 22,500 का डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बराबर 22,500 का डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है। बोल बोल के ना गला इतना खराब हो जाता है, और उसके ऊपर सर्दी हो गई ना तो और प्रॉब्लम।
DRI की रिक्वायरमेंट सही है, इट्स एज पर रिक्वायरमेंट। अगर DRI कम होता था, लेस देन व्हाट इट इज रिक्वायर्ड, तो फिर हम लोग क्या करते थे? इन दैट केस वी वुड हैव सर्टेनली क्रिएटेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ। 6-6, 7-7 लाइन्स के 2 लेजर अकाउंट बनाने हैं। मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं, मेरे साथ साथ जर्नल एंट्री कीजिएगा। इन दी बुक्स ऑफ सेनकॉम लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज। ओके, नाउ एंट्रीज आप कर रहे हैं कौन से साल की? आपका ईयर है 2002। सबसे पहले आप जाएंगे डिबेंचर्स अकाउंट में। मैं टी फॉर्मेट में बना लेता हूं। सबसे पहले जाएंगे डिबेंचर्स अकाउंट में। दूसरा अकाउंट कौन सा है? उन डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि इसमें ओपनिंग बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे 1 जनवरी 2002 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। 1 जनवरी 2002 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। 1 जनवरी 2002 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। क्रोनोलॉजी को फॉलो करना है। हमने 2 ट्रांजैक्शंस किए हैं करंट ईयर में डिबेंचर्स खरीदने के, 1 मार्च और 1 सितंबर, और इमीडिएट कैंसिल किया है उसी दिन। लेकिन इन दोनों के बीच में मत भूलना कि 31 मार्च को इंटरेस्ट पेमेंट डेट है और 30 सितंबर को भी इंटरेस्ट पेमेंट डेट है। एक और चीज यहां पे मत भूलना, बहुत बड़ा एक्सीडेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू की एंट्री आएगी यारो। कैसे समझना? You have the opening balance of 1,50,000 in your debentures account, बराबर है? ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000 का। ये डिबेंचर्स पे लास्ट टाइम हमने इंटरेस्ट दिया था। कब दिया था बेटा जी इस पे इंटरेस्ट? सर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं 31 मार्च और 30 सितंबर को, तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट दिया था 30 सितंबर को। तो सर जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का जो इंटरेस्ट होगा उसका हम क्या करेंगे? आप 2 चैप्टर्स को मिक्स करोगे अगर आप ऐसा सोचोगे तो। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये कौन देखेगा? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू इन्वेस्टर देखेगा। हम लोग यहां पर हैं इन्वेस्टी। काफी बार प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ये चैप्टर 2 चैप्टर्स को मिक्स कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि दोनों में सेम कंसेप्ट है। जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स भी हम करेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी उसको मिक्स मत कीजिएगा। हम आते हैं, सबसे पहली जर्नल एंट्री पास करते हैं 1 मार्च 2002 को। 1 मार्च 2002 को आप खुद के डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, खुद के डिबेंचर्स 25,000 नॉमिनल वैल्यू के, और खरीद रहे हैं आप 24,725 में, तो आप एंट्री पास करेंगे ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 24,725। अब ये जो आपने खरीदा है, ये आपने खरीदा है एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट।
अब आपको इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा सर? क्योंकि आप इसको एज एन इन्वेस्टर जब खरीद रहे हो, जिससे खरीद रहे हो, पहले वाले इंसान को पहले के मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। ये जो डिबेंचर्स है इस पे लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। The person who is selling you these investment, he was owner for how many months? 5 months. So you will have to pay interest for 5 months. So 25,000 rupees is the face value multiplied by, what is the rate of debenture? 5% into 5 months. I repeat, how you got 5 months? Last interest paid was in September, 30th September. 1st October 2001 to 28th February 2002. 5 months. 25,000 into 5% divided by 12 multiplied by 5. 521 रुपए आ रहा है क्या? चेक करो। चेक करो। Being on डिबेंचर परचेज्ड, और अब उसी दिन इसको कैंसिल करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? 5% debentures account debit. Face value of the debentures that you are cancelling is 25,000 to own debenture 24725। अब यहां पे आपको प्रॉफिट हुआ है कैंसिलेशन पे, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 275। बीइंग डिबेंचर्स कैंसल्ड। पोस्टिंग करेंगे। ओन डिबेंचर्स अकाउंट के डेबिट में आएगा टू बैंक 24725। यहां पे आएगा टू ओन डिबेंचर 24725, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 275, 24725। कभी कभी मॉड्यूल के अंदर भी या आरटीपी में भी कहीं कहीं ओन डिबेंचर्स के साथ इंटरेस्ट कॉलम बनाया जाता है। बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सच। फर्स्ट मार्च खत्म हुआ, अब आएगा 31 मार्च। इंटरेस्ट पे करना है 31 मार्च 2002। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being इंटरेस्ट पेड। इससे पहले कि आप इंटरेस्ट पे करें, पहले ये देखो कितने के डिबेंचर्स बाकी हैं आपके पास, आउटस्टैंडिंग कितने के। अकाउंट चेक करिए, डिबेंचर अकाउंट 1,50,000 था, माइनस 24,725 माइनस 275। आपके पास कितने के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है? 275 ही है ना। हाँ, 24,000 1,50,000 माइनस 24,725 माइनस 275, 1,25,000 के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है। तो 1,25,000 रुपीज पे 5% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आप प्रोवाइड करेंगे। इज इट कमिंग 3,125? चेक ऑल ऑफ यू, चेक करो। 2 ट्रांजैक्शन हुए, एक की जनरल एंट्री हो गई है, दूसरे ट्रांजैक्शन की आप लोग प्लीज ये मत करना। दूसरे ट्रांजैक्शन की यही 3 जर्नल एंट्रीज होगी, क्योंकि दूसरा ट्रांजैक्शन कब हो रहा है? 1 सितंबर को। यही 3 जर्नल एंट्रीज। अरे सर चलो 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 लिखो। फर्स्ट सितंबर 2002, 1 सितंबर
2002 और इंटरेस्ट पेमेंट डेट 30 सितंबर 2002। इसका अलग ही सुकून है। 1 सितंबर को कितने के डिबेंचर्स खरीद रहे हो? 20,000 फेस वैल्यू, 20125 कम इंटरेस्ट। एक सेकेंड, 20125 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब कैलकुलेशन करते हैं। 20,000 फेस वैल्यू है, इस पे 5% के हिसाब से आपने इंटरेस्ट पे किया होगा कितने मंथ्स का? When was the last time interest paid on these debentures? Was on 31st March. April, May, June, July, August. So you will again pay interest for 5 months. So 20,000 into 5% divided by 12 multiplied by 5. Is it coming 417? तो जो 20,125 रुपया आपने पे किया है ना, 20,125, उसमें से 417 इंटरेस्ट है। 19,708 इज द प्रिंसिपल अमाउंट। कैंसिल करेंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20,000, ऑन डिबेंचर 19,708। सो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है 292 का। $19,708, 19,708, 19,708, 292। क्लोज करेंगे ये अकाउंट। $1,05,000 के डिबेंचर्स बचेंगे अब हमारे पास। ये अकाउंट तो पूरी तरह क्लोज हो जाएगा। अब 1,05,000 के जो डिबेंचर्स बचे हैं, इस पे 5% के हिसाब से 5 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेंगे। 2187.5, 2187, 2188 राउंड ऑफ कर सकते हैं। दैट्स ऑल। क्वेश्चन खत्म। सर जितने के डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं उतने की डीआरआई भी तो बेचनी पड़ेगी। यू आर राइट, वो एक जनरल एंट्री यहां पर आएगी। इसके लिए मैं जगह बनाता हूं। 31 दिसंबर को आप अपना डीआरआई बेचोगे। 31 दिसंबर 2002 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब समझना, जितने की इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी है, जितने के डिबेंचर्स बेच दिए, उतने की इन्वेस्टमेंट भी आपको डिस्पोज करनी पड़ेगी। कुछ नहीं दिया है तो फेस वैल्यू पे नो प्रॉफिट नो लॉस। What is the face value of debentures sold by us is 45,000. 45,000 का 15%, 45,000 का 15% होता है 6,750 का डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हम लोग सेल ऑफ कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? 6,750 का DRI बेच देंगे। That's all my dear friends, that's all. So इसी के साथ तीनों चैप्टर का रिवीजन होता है समाप्त। अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये जो बड़ा वाला क्वेश्चन है डिसंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 4, 20 मार्क का। अगले मैराथन में मैं इसको कवर करवाने वाला हूं। ये रहा हमारा पेंडिंग अगला मैराथन अटेंड करना। उसके अंदर हम ये क्वेश्चन पूरी तरह डिटेल में कवर करने वाले हैं। ग्रुप 2 की बैचेस कब से चालू हो रही है? एडवांस में बता रहा हूं, नया सिलेबस से ग्रुप 2 होगा। 15 दिसंबर से बैच चालू हो रही है, 10 मार्च तक बैच रहेगी। लाइव अटेंड कर सकते हैं। पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स, अनलिमिटेड वॉच टाइम, जो चाहिए सब मिलेगा। भाई साहब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैराथन भी ले रहा हूं, देख लेना। सिंपल है। एक सिंपल चीज मैं कहता हूं, इफ यू डोंट वर्क हार्ड फॉर दिस अटेम्प्ट, यू विल हैव टू वर्क हार्डर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, मच मोर हार्डर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा है। कमेंट करके जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना। फीडबैक के अंदर आज के तीनों चैप्टर्स का अपना कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करना आउट ऑफ 10, वेयर 1 मींस लो कॉन्फिडेंस, 10 मींस मैक्सिमम कॉन्फिडेंस। अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तीनों चैप्टर में आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? कमेंट के अंदर अपना नाम, शेयर का नाम लिखना मत बोलना। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू, शब्बा खैर। फिर से मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। इस हफ्ते के सारे मैराथन्स होते हैं खत्म। सी यू फॉर द कॉस्टिंग मैराथन्स। रिमेंबर माय टाइम टेबल, Thursday, Friday 7 PM costing, Saturday, Sunday 7 PM accounting. Thank you so much. Good night all of you.